नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 112 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। जैसा कि परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसे अपनी पीडीएफ में रखा है। जहां आज की वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कौटिल्य के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो कौटिल्य के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में कौटिल्य की क्या ही भूमिका थी। तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा पर कौटिल्य ने क्या विचार दिए थे। तो देखो, आप सभी को पता है कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। तो किताब का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन राजनीति पर लिखा गया ये सबसे महान ग्रंथ है। इसमें देश की न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा बल्कि बाहरी सुरक्षा की भी बात की गई है। एक राजा के लिए क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, मंत्रियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, सेना किस प्रकार से होनी चाहिए, जो जनता है उसके राजा के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा के जनता के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, विदेश नीति का संचालन कैसे करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र जो है उस समय के लिए तो एक महान ग्रंथ था ही था। इसकी उपयोगिता वर्तमान में भी है, क्योंकि इसमें जो कौटिल्य ने सिद्धांत दिए हैं ये सिद्धांत वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा पर कौटिल्य ने क्या विचार दिए। तो सबसे पहले आप कौटिल्य के बारे में लिखोगे कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य के संचालन के क्या क्या तरीके होने चाहिए और रणनीति के कई पहलुओं पर विचार किया है। उनके विचार आज भी राजनीतिक और सैन्य संचालन में प्रासंगिक यानी कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो उनके विचार हैं वो इस तरीके से हैं। तो देखो, सबसे पहले राज्य की सुरक्षा। तो कौटिल्य के अनुसार एक सुरक्षित राज्य की स्थापना के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ होती है वो होती है उसकी स्वतंत्रता और एक संप्रभुता। तो स्वतंत्रता का मतलब तो आप जानते ही हो, संप्रभुता का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की क्षमता। तो कौटिल्य कहते हैं एक सुरक्षित राज्य वही राज्य है जो पहली बात तो स्वतंत्र है और उसके पास अपना निर्णय लेने की क्षमता है। तो यानी कि देखो, दो प्रकार के राज्य होते हैं, एक तो होते हैं स्वतंत्र और अपने डिसीजन भी खुद होते हैं, दूसरे स्वतंत्र तो होते हैं लेकिन अपने डिसीजन जो है वो खुलकर नहीं ले पाते, अपने निर्णय खुलकर नहीं ले पाते। वो जो अपने निर्णय लेते हैं वो किसी के दबाव में लेते हैं। जैसे आज की अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे तो हमें बहुत सारे जो निर्णय हैं वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो संप्रभुता को थोड़ी बहुत जो है ठोस पहुंचती है। तो कौटिल्य ये कह रहा है कि एक सक्षम राज्य वही है, एक सुरक्षित राज्य वही है जिसके पास स्वतंत्रता और संप्रभुता दोनों हैं। और स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बनाए रखना है तो सबसे पहले अपने देश को आप आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों से बचाओ। आंतरिक सुरक्षा में विद्रोह वगैरह होते हैं, असंतोष वगैरह होते हैं कि किसी भी देश में सत्ता के खिलाफ विद्रोह हो सकता है, जनता जो है असंतुष्ट हो सकती है, धरने प्रदर्शन हड़ताल कर सकती है। तो ऐसे में देश को आंतरिक सुरक्षा से बचाने के लिए विद्रोह और असंतोष को रोकना होगा, लड़ाई झगड़े दंगे फसादों को रोकना होगा, तभी आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हो। जबकि देश को बाहरी सुरक्षा में पड़ोसी राज्यों और दुश्मन राज्यों से खतरा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पड़ोसी होते हैं वही दुश्मन होते हैं, ऐसा कौटिल्य का मानना है। और ये बात बिल्कुल भी सही है। आज ही आप देख लो, भारत के जो पड़ोसी हैं वही उसके लिए खतरा बन चुके हैं। तो बाहरी सुरक्षा में पड़ोसी राज्यों को खतरा होता है, दुश्मन राज्यों को खतरा होता है। अब ऐसे में बाहरी सुरक्षा से बचने के लिए कौटिल्य कहता है कि एक शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक शक्तिशाली सेना रखते हो तो आपका राज्य भी शक्तिशाली हो जाता है। इसके अलावा अपने दुश्मनों की निगरानी रखने के लिए आपको एक गुप्तचर विभाग भी होना चाहिए, इंटेलिजेंस सिस्टम भी होना चाहिए, जो कि आपको इंटेल दे, बाहर क्या क्या घटित हो रहा है उसके बारे में बताए, ताकि आप पहले से ही अवेयर रहो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुख्य आधार है वो शक्तिशाली सेना और गुप्तचर विभाग है। यानी कि कौटिल्य ने आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों से बचने के उपाय बताए हैं। आंतरिक खतरों में उसने विद्रोह, असंतोष, दंगे फसादों को ध्यान रखा है और इससे बचने के लिए अपनी जनता को संतुष्ट करने की बात की है। बाहरी सुरक्षा में बात करोगे तो पड़ोसी राज्यों से खतरा होगा और दुश्मन सेना से खतरा होगा। ऐसे में आपको अपने देश की एक शक्तिशाली सेना बनानी होगी और आपका जो इंटेल डिपार्टमेंट है, जो गुप्तचर विभाग है, वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि आपको सारी की सारी खबर पहले से ही रहे। इसके अलावा आप राज्य की सीमाओं को मजबूत करोगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करोगे। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहोगे और अपनी सेना को नियमित तैयारी करवाओगे। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा अगर आपको करनी है तो दुश्मनों की पहचान आपको करनी होगी। कौटिल्य का मानना था कि एक राजा को अपने दुश्मनों की पहचान स्पष्ट रूप से करनी चाहिए और उनके खिलाफ उचित सैन्य कार्यवाही भी करनी चाहिए। उन्होंने दुश्मनों को हराने के लिए 4 मुख्य उपाय बताए हैं।
साम, दाम, दंड और भेद। तो देखो सबसे पहली बात है, एक राजा दूरदर्शी होना चाहिए, उसे पता भी होना चाहिए कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है, क्योंकि कई बार मित्रता की आड़ में लोग शत्रु जैसा खेल खेलते हैं, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये मित्रता की आड़ लेकर जो है भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो देखो ऐसे में कौटिल्य ने उस समय के हिसाब से और वर्तमान में भी 4 उपाय बताए कि भाई अपने शत्रु को कंट्रोल करने का पहला उपाय है साम। साम का मतलब होता है समझाना। साम दाम भेद दंड की नीति आपने सुनी होगी। साम का मतलब होता है समझाना। इसमें आप अपने दूत को भेजते हो, बातचीत के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, मित्रता स्थापित करने की कोशिश करते हो। दाम में क्या होता है, आप धन देकर दुश्मन को शांत करना चाहते हो या धन देकर उसे अपने पक्ष में लेना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि जब आपका साम यानी कि समझाने से ही बात न बने, दाम देकर खरीदने से ही बात न बने, तो आप क्या करो, दुश्मन की सेना में या दुश्मन राज्य में भेद डाल दो, यानी कि फूट डाल दो। तो फूट डालकर राज करना सबसे बड़ी नीति कहलाती है कौटिल्य के अनुसार। तो साम का मतलब है आप समझाओ, दुश्मन सेना को अपने पक्ष में करने की कोशिश करो, दुश्मन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करो, मित्रता स्थापित करने की कोशिश करो, लेकिन बस सिर्फ दिखावे के लिए। जब आप मजबूत हो जाओ तो उसके ऊपर क्या कर दो, अटैक कर दो। दाम का मतलब होता है दुश्मन को जो है धन देकर शांत करना या फिर उसे गिफ्ट उपहार देकर अपने लालच में फंसा लेना। तीसरी बात है भेद। भेद का मतलब होता है फूट डालना। तो गुप्तचर और कूटनीति के माध्यम से दुश्मन में फूट डाल दो, ठीक है, और वो अपने आप ही उलझ जाएं उसमें। और तीसरा, जब आपका साम दाम और भेद से काम ना चले तो अंत में आप दंड का प्रयोग करोगे, यानी कि युद्ध और बल प्रयोग करोगे, और तब तक आप अपनी सेना को तैयार कर लोगे। तो ऐसे में दुश्मनों को हराने के लिए साम दाम भेद और दंड की जो नीति चलानी चाहिए, और जो युद्ध है यानी कि दंड है ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। जब साम दाम भेद फेल हो जाए उसके बाद जो है वो दंड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है वो दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में युद्ध का विकल्प जब खोलना चाहिए जब सारे विकल्प बंद हो जाएं। ऐसा कौटिल्य ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में बताया है। आगे अब बात करो तो कौटिल्य ने गुप्तचर प्रणाली के बारे में बताया है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मजबूत गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि समाज में क्या चल रहा है, राज्य में किस प्रकार की जो है घटनाएं हो सकती हैं, जनता जो है सरकार के बारे में क्या सोच रही है। इसके अलावा जो दुश्मन देश हैं वहाँ तक भी गुप्तचर फैले होने चाहिए, ताकि दुश्मन देशों की एक्टिविटी के बारे में हमें पहले से ही पता चल जाए। उनके अनुसार जो गुप्तचर होते हैं ये आंतरिक विद्रोह और षड्यंत्र को रोकते हैं, बाहरी आक्रमणों की सूचना सही समय पर दे देते हैं, दुश्मन की गतिविधियों और उनकी कमजोरियों का पता लगाते हैं, जिससे एक देश अपने आप को लगातार मजबूत करता रहता है। इसके अलावा कौटिल्य ने किसी भी देश को सुरक्षित करने के लिए धर्म और नैतिकता के उपयोग को भी बढ़ावा देने की बात की है। उसने कहा अगर देश में स्थिरता चाहते हो, देश में राष्ट्रीय सुरक्षा चाहते हो, तो धर्म, न्याय और नैतिकता भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब एक राजा न्यायपूर्ण शासन करता है, अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से पूर्ण करता है, एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करता है, तो राज्य आंतरिक रूप से मजबूत होता है। यहाँ पर धर्म का मतलब भाई ध्यान रखना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, यहाँ पर धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का पालन। तो कौटिल्य ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए धर्म, न्याय और नैतिकता पर बल दिया है, जिसमें राजा से आशा की गई है कि वो अपने धर्म का पूर्णता पालन करेगा, अपने कर्तव्यों को निभाएगा, जनता संतुष्ट रहेगी तो जनता कभी भी विद्रोह नहीं करेगी। इससे देश क्या होगा, आंतरिक रूप से मजबूत होगा। कौटिल्य ने राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा है राजा को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर निगरानी रखनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की चूक नहीं करनी चाहिए। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कौटिल्य के विचार राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सैनिक, कूटनीतिक, आंतरिक प्रशासन और नैतिक मूल्यों का समावेश होना जरूरी है। ये उस समय के भारत में भी और आज के आधुनिक भारत में भी उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए कौटिल्य जो है वो सीमाओं के पार हैं समय की, और आज भी उनके विचारों का जो है वो महत्व है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौटिल्य के सुरक्षा पर विचार बताओ, तो आप सबसे पहले कौटिल्य का एक इंट्रो दोगे, उनकी किताब अर्थशास्त्र का नाम लिखोगे, फिर खतरे के जो सोर्स बताओगे। एक खतरा होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। आंतरिक खतरे से निपटने के लिए जो उन्होंने उपाय बताए, गुप्तचर व्यवस्था वगैरह, और राज्य को जो है वो न्याय व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए वो बताओगे। बाहरी खतरे से निपटने के लिए साम दाम दंड भेद और एक शक्तिशाली सेना की बात करोगे। एक और क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कौटिल्य के इस पीडीएफ में 2 क्वेश्चन रखे हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन आता है, इन 2 में से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत बताओ आप, कि कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो क्या था। तो देखो कौटिल्य ने सर्कल ऑफ स्टेट्स की एक थ्योरी दी है, मंडल सिद्धांत की एक थ्योरी दी है, जिसमें उसने किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आपको पता है उनकी किताब अर्थशास्त्री है, यानी कि जब कौटिल्य का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप उनको इंटरव्यू दोगे उनका, कि कौटिल्य ने चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, और फिर अर्थशास्त्र के बारे में बताओगे। यानी कि कौटिल्य का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इंट्रो सेम रहेगा, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं मंडल सिद्धांत की। तो देखो मंडल सिद्धांत की अवधारणा ये है, कौटिल्य ये बताना चाहते हैं जो एक देश है ना वो अपने आसपास दुश्मनों से घिरा होता है,
अब उसे इन दुश्मनों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो इन दुश्मनों से निपटने के लिए उसने मंडल सिद्धांत दिया है कि जैसे मान लो ये हमारा दुश्मन है, तो इससे निपटने के लिए हमारे पास एक मित्र होना चाहिए, ठीक है, और मित्र का मित्र भी हमारा मित्र होना चाहिए, और दुश्मन का जो दुश्मन है वो भी हमारा मित्र होना चाहिए, क्योंकि जो दुश्मन का दुश्मन है वो भी दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहता है और हम भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र हो, लेकिन दुश्मन का जो मित्र है वो हमारा दुश्मन है, तो उसे भी हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने 8 स्टेट की थ्योरी दी है, 8 राज्यों की थ्योरी दी है, जिसमें से 4 मित्र होंगे और 4 दुश्मन होंगे, ठीक है। और इस पूरी की पूरी थ्योरी को जो है वो मंडल सिद्धांत कहेंगे, जिसमें कौटिल्य ये कहेगा कि एक देश है, उसका सबसे बड़ा जो शत्रु है उसके पड़ोसी हैं, तो जो पड़ोसी है वो सबसे बड़ा क्या हो गया? शत्रु हो गया। ऐसे में जो पड़ोसी का पड़ोसी है वो हमारा मित्र होना चाहिए, ताकि जब भी युद्ध हो तो ये हमारी मदद कर सके, लेकिन उसे फिर से अपने पड़ोसियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो उसके दुश्मन है। तो इस प्रकार से उसने ना 8 सर्कल बना दिए हैं, 8 राज्यों का सिद्धांत बता दिया है, किसमें? मंडल सिद्धांत में। तो बस आप इतना ध्यान रखना, सबसे पहले आप कौटिल्य का इंट्रो दोगे और फिर बताओगे कि कौटिल्य जो है वो मंडल सिद्धांत के माध्यम से किसी भी देश को युद्ध नीति के बारे में बता रहे हैं और विदेश नीति के बारे में जो है अवेयर करना चाहते हैं। तो कौटिल्य ने राज्य को विजिगीषु की संज्ञा दी है। विजिगीषु का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला, यानी कि कौटिल्य कहते हैं कि हर राज्य को अपनी जीत के लिए अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हर राज्य अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये विजयगीषु होता है। विजयगीषु मतलब अभिलाषी राजा जो विजय चाहता है। तो कौटिल्य ने राज्य को किसकी संज्ञा दी है? विजयगीषु की। विजयगीषु वो राज्य जो अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीतना चाहता है। देखो, पहले अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे। ऐसे में हर एक राजा ये चाहता था कि वो चक्रवर्ती राजा बन जाए, और इसलिए वो सारे राजाओं को हराना चाहता था। इसलिए कौटिल्य राजा को विजयगीषु की संज्ञा दे रहा है, क्योंकि वो अपने आसपास के सभी क्षेत्र जीतना चाहता है। अब वो ये कह रहा है कि जो ये विजयगीषु है ना, यही हमारे मंडल का केंद्र है। तो कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत दिया उसका सेंटर कौन है? उसका सेंटर है विजयगीषु। तो मंडल सिद्धांत के अनुसार राज्य के चारों ओर कई प्रकार के राज्यों का एक नेटवर्क होता है, जिसे वो मंडल का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक होगा विजयगीषु, फिर उसके जो है दुश्मन होंगे जिसे विजयगीषु को जीतना है। फिर वो जब इन दुश्मनों को हराएगा तो उसके लिए उसको कुछ दोस्तों की जरूरत पड़ेगी जो विजयगीषु के मित्र होंगे, जिनकी जो स्थिति है वो यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार से वो एक सर्कल बनाएगा, इसलिए इसे मंडल सिद्धांत कहते हैं। तो ध्यान रखना भाई, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का जो सेंटर है वो कौन है? विजयगीषु। ऐसे में वो राज्य के 8 प्रकार बता रहा है। पहला है विजयगीषु, जिसे वो स्वामी भी कह रहा है। ये राज्य वो है जो विजय की इच्छा रख रहा है। दूसरे नंबर पे आता है अरि। अरि का मतलब होता है दुश्मन। वह राज्य जो स्वामी राज्य के खिलाफ है, यानी कि जो विजयगीषु के खिलाफ है, उसे क्या बोलेंगे? अरि। अरि का मतलब क्या होगा? दुश्मन। फिर तीसरा होगा मित्र, यानी कि सहयोगी, जो विजयगीषु स्वामी क्या क्या करेगा? समर्थन करेगा। तो एक तो हो गया विजयगीषु, एक हो गया विजयगीषु का दुश्मन, एक हो गया विजयगीषु का मित्र जो उसकी समर्थन करेगा। एक होगा अरिमित्र। अरिमित्र वो होगा जो दुश्मन का मित्र है। इससे हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दुश्मन की सहायता करेगा, ध्यान रहे। एक होगा मित्र का मित्र। कौटिल्य कह रहे हैं कि मित्र का मित्र भी अपना मित्र होना चाहिए, ताकि गठबंधन में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। एक होगा अरिमित्र का मित्र, यानी कि हमारे दुश्मन के दोस्त का दोस्त होगा। ये दुश्मन का सहयोगी होगा, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा? इससे हमें बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध में ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। 7वें नंबर पे एक उदासीन राज्य आता है, जिसे तटस्थ कहते हैं। इसे युद्ध वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता और ये किसी का पक्ष नहीं लेता, यानी कि दो के बीच में लड़ाई होगी तो ये किसी का पक्ष नहीं लेगा। ये होते हैं उदासीन राज्य। जैसे भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई होती है तो जो श्रीलंका है ना, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। तो श्रीलंका कैसा हो गया? तटस्थ राज्य। भारत और श्रीलंका में भारत हो गया विजयगीषु, जो जीतने की इच्छा रखना चाहता है, ठीक है। और श्रीलंका हमारा, जो पाकिस्तान है वो हमारा हो गया दुश्मन। अब पाकिस्तान का जो मदद करने आ रहा है वो है चीन। तो चीन जो हो गया वो अरिमित्र हो गया, यानी कि भारत हो गया विजयगीषु, पाकिस्तान हो गया अरि। अरि यानी कि शत्रु, और अरि का मित्र कौन हो गया? चीन। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था चलती है। फिर एक होते हैं पश्चिमी और दूरस्थ राज्य। ये सीधे तौर से युद्ध से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता है तो अमेरिका और रशिया अपने अपने तरीके से पैतरे चलने लग जाते हैं। तो ये सीधे तौर पर युद्ध में नहीं आते, बल्कि डिप्लोमेटिक भूमिका निभाते हैं। तो कौटिल्य जो है वो मंडल सिद्धांत में 8 प्रकार के राज्य बता रहा है, ध्यान रखना। पहला होता है विजयगीषु, जो क्षेत्र को जीतना चाहता है। एक होता है अरि, जो विजयगीषु का दुश्मन है। मेन लड़ाई इन दोनों के बीच में है, बाकी इनके सपोर्टर हैं या फिर सपोर्टर नहीं है। तो जो विजयगीषु का सपोर्टर है उसे बोलेगा वो मित्र, जो अरि का सपोर्टर है वो है अरिमित्र। बस ये ध्यान रखना आप। और फिर वो कह रहा है कि मित्र के मित्र को अपने गठबंधन में शामिल करना चाहिए, और दुश्मन के मित्र को अपना दुश्मन समझना चाहिए और उससे सावधान रहना चाहिए। फिर एक राज्य होते हैं तटस्थ राज्य, उन्हें युद्ध से किसी का भी पक्ष नहीं लेते वो। और एक होते हैं पश्चिमी या दूरस्थ राज्य, जिन्हें सीधे तौर से युद्ध में संबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में ये बताया है कि युद्ध से बचने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करने चाहिए।
कौटिल्य का कहना था कि हर राज्य को अपने लाभ के आधार पर संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र नहीं है, राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा एक दोस्त जो है वो दुश्मन भी हो सकता है और एक दुश्मन दोस्त भी हो सकता है, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से है। तो राज्य को अपनी सुरक्षा के हिसाब से मित्र और शत्रु बनाने चाहिए। इससे पता चलता है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो है वो फिक्स नहीं है, ये आवश्यकता और परिस्थिति के हिसाब से बदल सकता है। स्थिति बदलेगी तो दुश्मन मित्र बन जाएगा और मित्र दुश्मन बन सकता है। इसके अलावा उसने अपनी विदेश नीति में साम दाम दंड और भेद की नीति का प्रयोग किया, जो हमने पहले ही वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा उसने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी सेना को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए मजबूत करने का प्रयास किया, ये भी आप मंडल सिद्धांत में बताओगे। मंडल सिद्धांत का यथार्थवादी, देखो यथार्थवादी का मतलब ये है कि ये रियलिस्टिक है भी या नहीं है, क्योंकि दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक सोचने में अच्छी लगती हैं और एक रियलिटी में है या नहीं है। तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है व्यवहारिक भी है और इसका रियलिटी से लेना देना भी है कि यानी कि वास्तविकता में भी ये है। तो अगर आप किसी भी दो देशों की अगर आप युद्ध देखोगे तो उसमें एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा, जिसमें कुछ देश ऐसे होंगे जो युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेंगे, कुछ देश ऐसे होंगे जो युद्ध में किसी का साथ नहीं देंगे लेकिन उसे प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, कुछ देश ऐसे होंगे जो दोनों का साथ देंगे वो होंगे मित्र, फिर कुछ देश ऐसे होंगे जो उनका साथ देंगे वो होंगे अरिमित्र, और कुछ होंगे मित्र के मित्र। तो इस प्रकार से अगर आज भी देखोगे आप मंडल सिद्धांत जो है वो व्यवहारिक है। तो कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में नैतिकता की बजाय यथार्थवाद पर जोर दिया है, राज्य के विस्तार और सुरक्षा पर ध्यान दिया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि कौटिल्य का मंडल का जो सिद्धांत है ये राज्य की कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा ढांचा प्रदान करता है। यह सिद्धांत राजा को समझने में मदद करता है किस प्रकार से गठबंधन बनाना चाहिए और किस प्रकार से दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ गया तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के आंसर को दे दोगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो, ताकि हमें पता चल पाए कि ये चीज़ें आपको समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।